Hello everyone, I am Dr. Saroj Bala, Assistant Professor in Political Science, Gandhi Memorial National College, Ambala, Kent। आज हम राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में बात करेंगे। राजा राम मोहन रॉय जी का जीवन परिचय, उनके राजनीतिक विचार, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो राजा राम मोहन रॉय जी की जब हम बात करते हैं तो देखिए, राजा राम मोहन रॉय जी एक महान समाज सुधारक, धर्म सुधारक और राजनीतिक विचारक हुए हैं, जिनको आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन का सिरमौर भी कहा जाता है। बहुत सारे हमारे जो राजनीतिक चिंतक थे, उनके योगदान को देखते हुए, राजा राम मोहन रॉय जी के योगदान को देखते हुए, उनको राजा राम मोहन रॉय जी को आधुनिक राजनीतिक आंदोलन का जनक भी कहा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में लिखा है कि राजा राम मोहन रॉय जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब हमारा देश अपने अस्तित्व के आंतरिक सत्य के साथ अपने संबंध को खोकर परिस्थितियों की शोचनीय दास्ता से ग्रस्त था और अविवेक के कुचलने वाले भार के नीचे दबा हुआ संघर्ष कर रहा था। तो ऐसे में राजा राम मोहन रॉय जी ने भारत में एक पथ निर्माता के रूप में काम किया। उन्होंने भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत किए और इसी कारण से उन्हें आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तो उन्हें भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन इन इंडिया। जिस तरीके से मैकियावली को मध्य युग के समय में से संबंध विच्छेद करके उनको नए युग के सूत्रपात करने का क्रेडिट दिया जाता है, उसी तरीके से राजा राम मोहन रॉय जी को भी सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए आंदोलन चलाकर भारत में एक नए युग के आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने देशवासियों को उन घोर अंधविश्वासों और कुप्रथाओं का त्याग करने का उपदेश दिया था और वेदों और उपनिषदों में सिखाए गए विशुद्ध प्राचीन धर्म को फिर से अपनाने के लिए प्रेरित भी किया था। वे आधुनिक भारत के उस प्रथम विचारक के रूप में प्रसिद्ध हुए जिन्होंने बौद्धिक आधार पर सामाजिक और धार्मिक सुधारों पर बल दिया। अब हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय जी के जीवन परिचय के बारे में। लाइफ स्केच ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जी का जन्म सन 1772 में 1772 में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम कृष्णचंद्र बनर्जी था। वो बंगाल के नवाब की सेवा में एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। उन्हें रॉय की उपाधि दी गई थी और तब से ही उनके परिवार बनर्जी के स्थान पर रॉय के नाम से विख्यात हुआ था। राजा राम मोहन रॉय जी को राजा की उपाधि दिल्ली के मुगल सम्राट ने दी थी, जब उन्हें ब्रिटिश सम्राट के सामने अपने मामले को पेश करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। राजा मोहन रॉय जी बचपन से ही बहुत अधिक टैलेंटेड थे, बहुत प्रतिभा के धनी थे। उन्हें छोटी सी आयु में ही उन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीख ली थी। उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था और उन्हें बहुभाषाविद माना जाता था। उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, इस वजह से सभी उन्हें बहुभाषी कहते थे। सन 1803 से लेकर 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी भी की। शुरू में वो भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के विरोधी थे। उनको अंग्रेजी सरकार से बहुत अधिक लगाव नहीं था, परंतु अंग्रेजों के साथ जब संपर्क में आए तो उनकी धारणा में परिवर्तन आ गया और उनका यह विश्वास बन गया कि भारत में अंग्रेजी शासन के अंदर रहकर ही देश की स्थिति सुधरेगी और देशवासियों का ज्ञान भी बढ़ेगा। तो वे अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी शिक्षा के जोरदार समर्थक बन गए। सन 1815 में उन्होंने 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ दी और उसके बाद 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था एक अदृश्य परमात्मा की उपासना करना।
और इस सभा के माध्यम से उन्होंने मूर्ति पूजा का अंत करके तथा हिंदू धर्म को फिर से उनके मौलिक शुद्ध रूप में लाने का प्रयास किया। एक निराकार परमात्मा की उपासना का प्रचार करने के लिए उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की और इस संस्था का विश्वास था कि ईश्वर निराकार है और वही इस विश्व का रक्षक है। तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी की जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 15 नवंबर 1830 को राजा राम मोहन रॉय समुद्री मार्ग से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए और 1.5 साल की यात्रा के बाद वो 1832 में इंग्लैंड पहुंचे और इंग्लैंड में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इंग्लैंड में उनकी मुलाकात विधि सुधारक जर्मी बेंथम से हुई और भी अन्य अंग्रेज दार्शनिकों से हुई और जिनसे उनकी उन लोगों के साथ घनिष्ठ मित्रता हो गई। इंग्लैंड से वे फिर फ्रांस चले गए और वहाँ जाकर वो बीमार पड़ गए। वहाँ से वो वापस इंग्लैंड लौट आए बीमार पड़ने के बाद और 27 सितंबर 1833 को 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में उनका देहांत हो गया। तो उनकी मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी। रॉय जी की कुछ फेमस रचनाएं थी जिसमें उन्होंने भारतीय समाज और धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का बीड़ा उठाया था, इसलिए उनको धर्म और समाज सुधारक की श्रेणी में रखा जाता है। उन्होंने अपने धर्म और समाज सुधार के कार्यों को राजनीतिक जागृति से भी जोड़ दिया था और इसी वजह से इनको नवीन भारत का संदेश वाहक भी कहा जाता है, प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया। उनकी जो कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें थी, वेदांत सूत्र का बंगला भाषा में उन्होंने अनुवाद किया था, वेदांत सार का बंगला में और वेदांत का हिंदी में अनुवाद किया था और इसी तरह उन्होंने अंग्रेजी भाषा में ईसाइयत के सिद्धांत नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो ये इनके कुछ फेमस ग्रंथ हैं जिनमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है, समस्याओं का, समाज से में व्याप्त समस्याओं के समाधान से रिलेटेड उन्होंने बात की है और किस तरीके से उन्होंने वेदों के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑन द आइडियाज़ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन के विचारों पर प्रभाव। अगर हम राजा राम मोहन रॉय जी किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो किसी न किसी हर व्यक्ति का उस समय की, जिस समय में वो पैदा हुआ है, उस समय की परिस्थितियों का प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ज़रूर पड़ता है। और उसी तरीके से राजा राम मोहन रॉय जी का भी उस समय की पर भी उस समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों का असर उनके विचारों पर भी पड़ा और इन प्रभावों के कारण ही उनके विचारों को एक स्पष्ट दार्शनिक आधार प्रदान किया। इसमें अब हम बात करते हैं कि उनके विचारों पर मेन प्रभाव किस किस का पड़ा। इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज ऑफ फैमिली, परिवार के धार्मिक जो अनुष्ठान थे उनका प्रभाव उन पर पड़ा। राजा राम मोहन रॉय जी का जन्म एक रूढ़िवादी, धर्मनिष्ठ और ईश्वरनिष्ठ परिवार में हुआ था। ईश्वर में बहुत विश्वास था उनके परिवार के लोगों का। उनके परिवार में धार्मिक रीति रिवाजों और पूजा पाठ को नियमित रूप से पालन किया जाता था। उनकी माता पिता दोनों ही बहुत धार्मिक अनुशासन के थे, लेकिन राजा राम मोहन रॉय जी पर धार्मिक अनुष्ठानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वो इनको अंधविश्वास मानते थे और इनका उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव ही रहा। तो उन्होंने अंधविश्वास को कभी भी स्वीकार नहीं किया और इसी प्रभाव के कारण ही वे एक महान समाज सुधारक, धर्म सुधारक भी बने। अंधविश्वास के चलते उन्होंने जो सती प्रथा थी, अंधविश्वास के कारण जो सती प्रथा की जो परंपरा थी उसको भी उन्होंने बहुत अधिक उसका विरोध किया था और उसको समाप्त करने पर बल दिया था। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, धर्मों का प्रभाव। राजा राम मोहन राय जी बहुत सारे धर्मों के ज्ञाता थे। उन्होंने सभी धर्मों का बहुत गहराई से अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों के सद्गुणों को तो स्वीकार किया, लेकिन उनकी बुराइयों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जैसे हिंदू धर्म की नैतिकता, ईसाइयत के नैतिक और मानवतावादी मत को, इन सभी चीज़ों को, जो सकारात्मक चीज़ें थी उनको तो उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उनके किसी भी तरह के ढोंग को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट बात आती है इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर।
पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। राजा राम मोहन रॉय जी ने 1809 से लेकर 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा की और इस सेवा काल के दौरान वे बहुत सारे यूरोपीय दार्शनिकों के संपर्क में भी आए और उन पर उनका प्रभाव भी पड़ा, जैसे मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव उनके शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पे और कानून के शासन के रूप में, और इसी तरीके से बेंथम का शासन और व्यवस्थापन के क्षेत्र में ब्लैकस्टोन में से उन्होंने ब्रिटिश संविधान की गूढ़ विशिष्टताओं का ज्ञान प्राप्त किया। तो इस तरीके से उन्होंने जो नागरिक स्वतंत्रता की मांग की वो भी इन्हीं विचारकों के प्रभाव के कारण की थी। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फिलोसोफर्स, विभिन्न दार्शनिकों का प्रभाव। राजा राम मोहन रॉय जी के चिंतन पर मॉन्टेस्क्यू, जर्मी बेंथम, ब्लैकस्टोन आदि चिंतकों का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था और इस तरह उन्होंने जैसे बेंथम से समानता और उपयोगितावाद की धारणा को तो ग्रहण किया, लेकिन उनके जो भी नेगेटिव जो धारणाएं थी, कानून और नैतिकता को समान रूप से प्रस्तुत करने की जो धारणा थी उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे उनके जो व्यूज़ थे वो विदेशी दार्शनिकों का प्रभाव उन पर स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट बात आती है राजा राम मोहन रॉय जी के जो राजनीतिक विचार, उनके पॉलिटिकल थॉट ऑफ राजा राम मोहन रॉय, उनके क्या राजनीतिक विचार थे। राजा राम मोहन रॉय जी पर उस समय की परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव था। उन्हें यूरोप की और इंग्लैंड की राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान था। भारत में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने के कारण ही उनको नवीन भारत का संदेशवाहक भी कहा जाता था। और जैसा कि पहले भी बात की है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तो उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन इन इंडिया भी कहा था। तो उन्होंने देखिए उनके राजनीतिक विचारों में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उन्होंने नागरिकों के अधिकारों की बात की। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता का पर उस समय बहुत प्रतिबंध लगाया गया था, अंग्रेजी सरकार ने लगा दिया था। तो उन्होंने इस प्रतिबंध को दूर करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे पहला कदम प्रेस की स्वतंत्रता के रूप में उठाया। तो 1827 में उन्होंने जूरी बिल का भी विरोध किया था और उनको संवैधानिक आंदोलन के अग्रदूत के रूप में माना जाता है, तो इसके बाद हम बात करेंगे पहली बात करेंगे सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता। राजा राम मोहन रॉय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक थे। जॉन लॉक, ग्रोशियस और थॉमस पेन की भांति उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया। उन्हें केवल जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों में ही विश्वास नहीं था, बल्कि उन्होंने व्यक्ति के नैतिक अधिकारों का भी समर्थन किया। वे चाहते थे कि राज्य को कमजोर तथा असहाय लोगों की रक्षा करनी चाहिए और राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों के सुधार के लिए प्रयत्न करे। तो राजा राम मोहन रॉय जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक होने के साथ साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भी बात करते थे। उनका कहना था कि स्वतंत्रता मानव मात्र के लिए एक सबसे बहुमूल्य वस्तु है, परंतु वह राष्ट्र के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि व्यक्ति के लिए। तो इसलिए उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की और व्यक्ति की स्वतंत्रता के वो बहुत बड़े सपोर्टर थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता उनके राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु थी। इसके बाद बात आती है फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच, प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता। राजा राम मोहन रॉय प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता के महान समर्थक थे। उनका मानना था कि मानव की उन्नति के लिए ज्ञान की ज्योति से मन के अंधकार को दूर करना आवश्यक है और समाचार पत्र इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनका मानना था कि समाचार पत्र द्वारा लोगों में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हो सकता है और अच्छा जनमत तैयार किया जा सकता है और लोगों में समानता, भाईचारे और स्वाधीनता की भावना को जगाया जा सकता है। तो सन 1823 में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत करके प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की थी और जब गवर्नर जनरल ने एक प्रेस अध्यादेश जारी कर दिया था जिसमें समाचार पत्र निकालने के लिए सरकार से विशेष लाइसेंस लेने की बात कही गई थी, एक तरीके से
वह एक प्रतिबंध था प्रेस की स्वतंत्रता पर, जिसके पीछे मुख्य कारण था कि उन्हीं लोगों को समाचार पत्र निकालने की अनुमति दी जाएगी जो सरकार के लिए निष्ठावान होंगे। तो राजा राम मोहन रॉय जी ने एक स्मरण पत्र तैयार किया था और उच्चतम न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया था, लेकिन यह स्मरण पत्र जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए था यह स्वीकार नहीं किया गया था, निष्फल रहा था उनका यह प्रयास। तो इन स्मरण पत्रों में राजा राम मोहन रॉय जी का मुख्य तर्क था कि प्रेस की स्वतंत्रता शासक और शासित दोनों के लिए ही हितकर है, क्योंकि शासक के लिए यह इसलिए लाभदायक है कि उसे अपने शासन नीति के बारे में जनता के विभिन्न विचारों का पता चल जाता है और जनता शासकों की भूलों की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर सकती है। और जनता के लिए प्रेस की स्वतंत्रता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे ज्ञान का प्रसार होता है और उनके मानसिक विकास में सहायता मिलती है। तो इस तरीके से उन्होंने शासक और शासित दोनों के लिए ही प्रेस की स्वतंत्रता को इम्पोर्टेंट माना। लेकिन राजा राम मोहन रॉय जी प्रेस की असीमित स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि समाचार पत्रों का कार्य तो सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी का काम होता है। इसके बाद बात आती है व्यूज रिगार्डिंग स्टेट फंक्शंस, राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में विचार। राजा राम मोहन रॉय जी व्यक्तिवाद अथवा लेसेस फेयर की नीति में विश्वास नहीं करते थे। वे इस बात का समर्थन नहीं करते थे कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। वे शासन के कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक बनाने के विचार का समर्थन करते थे। उनका मानना था कि राज्य को व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वे समाजवादी भी नहीं थे, क्योंकि वे व्यक्ति की निजी संपत्ति का समर्थन करते थे। तो इसलिए उनका राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में जो उनके विचार थे वो लेसेस फेयर की नीति से बिल्कुल डिफरेंट थे। नेक्स्ट बात आती है व्यूज रिगार्डिंग जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था के बारे में विचार। राजा राम मोहन रॉय जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन की न्यायिक व्यवस्था है उनकी उन्होंने हमेशा से ही आलोचना की थी, क्योंकि उनके अनुसार अकुशल, देर से काम करने वाली यह भ्रष्ट व्यवस्था थी, इसको भ्रष्ट मानते थे। तो राजा राम मोहन रॉय जी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने न्यायपालिका और कार्यपालिका के विभागों अलग करने के लिए आवाज़ उठाई थी और उन्होंने सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए थे इसके संबंध में। तो उन्होंने अपनी कुछ प्रसिद्ध पुस्तिकाएं उनमें उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात की थी, उनका मूल्यांकन भी किया था। उन्होंने भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में अपने विचार भी रखे थे। न्याय प्रशासन की कुशलता में सुधार के लिए उन्होंने कई प्रस्ताव भी भेजे थे और इस बात पर बल दिया था कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने जूरी व्यवस्था का भी के लिए भी उनका विचार था कि अनुभवी जो भारतीय विधि विशेषज्ञ हैं उनको जूरी का सदस्य बना देना चाहिए। और यह भी उनका सुझाव था कि केवल वही व्यक्ति न्यायिक अधिकारी बने जो निष्पक्ष, ईमानदार और विवेक संपन्न हो। तो इसके बाद बात आती है कानून और नैतिकता के संबंध में विचार, व्यूज रिगार्डिंग लॉ एंड मोरालिटी। देखिए, राजा राम मोहन रॉय जी जबकि एक न्यायशास्त्री नहीं थे, फिर भी उन्होंने कानून के मूल सिद्धांतों और नैतिकता के बारे में उनका ज्ञान बहुत अधिक स्पष्ट था। उनका मानना था कि कानून का आधार शुरू से ही सामाजिक मान्यताएं होती हैं, जो कि समय के अनुसार धीरे धीरे कानून में परिवर्तित कर दी जाती हैं और बाद में राजा के द्वारा समय की आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन भी किया जाता है। और यदि कोई कानून अन्यायपूर्ण है तो चाहे वो कितनी ही पुरानी मान्यता पर आधारित क्यों ना हो, तो राजा राम मोहन राय जी का मानना था कि यदि कानून अन्यायपूर्ण है तो उसे बदला जा सकता है। और कानून और नैतिकता के संबंध में उन्होंने कहा है कि कुछ नैतिक नियम कानूनों से भी अधिक बाध्यकारी होते हैं, कुछ नैतिक नियम कानूनों से भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और जबकि कुछ कानून नैतिक नियमों से भी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि कानून चाहे नैतिक हो या अनैतिक हो, हमें उसका पालन करना चाहिए। उन्होंने कानून की सर्वोच्चता की बात की है। उन्होंने कानून को बहुत इम्पोर्टेंट माना है। इसके बाद बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यूज़ सेटलमेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपीय निवासियों का भारत में निवास।
राजा राम मोहन रॉय जी ने यूरोपीय लोगों के रहने के संबंध में जब उनसे सलाह मांगी गई थी तो उन्होंने कहा कि राजा राम मोहन रॉय जी का विचार था कि यदि कुछ यूरोपियन भारत में स्थायी रूप से रहकर कृषि कार्य या व्यापार करेंगे तो भारत को उससे लाभ ही होगा, कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि यूरोपियन लोग अपनी पूंजी लगाकर वैज्ञानिक प्रणाली से व्यापार करेंगे जिससे देश में कृषि कार्य में, व्यापार में और अन्य क्षेत्रों में बहुत अधिक उन्नति होगी। और सन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो प्रतिबंध विदेशियों पर लगाए गए थे उनको समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरीके से उनका जो यूरोपीय निवासियों के प्रति जो उनका विचार था, तो वो यूरोपीय निवासियों का भारत में जो निवास था उसको लेकर वो कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते थे, बल्कि उनको अच्छा लगता था कि ऐसा करने से देश की उन्नति होगी और भारत में आधुनिकीकरण का विकास होगा। इसके बाद बात आती है व्यूज़ रिगार्डिंग ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सल रिलीजन। मानवतावाद और विश्वव्यापी धर्म के बारे में विचार। राजा राम मोहन रॉय जी सहयोग और भ्रातृत्व की धारणा में बहुत विश्वास रखते थे। वे परंपरागत बंधनों और बाधाओं से मुक्त सहानुभूति के आधार पर समाज की रचना करना चाहते थे। उनका मानना था कि संपूर्ण मानव समाज एक ही विशाल परिवार है और विभिन्न राष्ट्र और जातियों को लोग केवल उसकी हैं। तो उनका कहना था कि सभी जातियों के लोग समझदार और अनुभवी होते हैं और मानव समाज के बीच पारस्परिक आदान प्रदान को सहज बनाना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिसमें दो राष्ट्रों के बीच के मतभेद को पंच निर्णय के द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। तो इसलिए उनका जो विश्वास था विश्व संगठन की धारणा में था और वे मानवता को एक ऐसा परिवार मानते थे जिसमें विभिन्न राष्ट्र और जातियां अपने को इकाई के रूप में समाहित कर सकें और वे धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर यूनिवर्सल रिलीजन, एक सार्वभौमिक धर्म की भी बात करते थे। इसलिए उन्होंने उनका जो अंतर्राष्ट्रीयवाद था वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का था, जिसमें एक विश्व संगठन की बात की गई थी, ना कि राष्ट्रीय स्तर की बात की गई थी। नेक्स्ट बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासकीय व्यवस्था में सुधार। राजा राम मोहन रॉय ने भारत में अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों पर बल दिया। सन 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के सामने उन्होंने प्रशासनिक सुधारों के संबंध में बहुत अधिक प्रस्ताव रखे। तो उन प्रस्तावों में अगर हम बात करें तो उनमें था, पहला सुझाव था भारत सरकार का प्रशासनिक जो खर्च है वह कम किया जाए। दूसरा था न्यायपालिका तथा प्रशासकीय विभागों को अलग अलग रखा जाए, जिसमें कह सकते हैं कि जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट दे शुड बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद था अंग्रेजी को भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, फारसी की जगह अंग्रेजी भाषा को इम्पोर्टेंस दी जाए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जूरी प्रणाली उसका प्रयोग किया जाए न्याय विभाग में। उसके बाद उन्होंने कहा था कि शिक्षित भारतीयों को भी उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाए। और जमींदारी व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा था कि जमींदारी व्यवस्था में सुधार किया जाए और लगान की दरें कम कर दी जाए। इसके बाद उनका जो नेक्स्ट सुझाव था वह था कि कोई भी नया कानून बनाने से पहले जनता की राय जरूर ली जाए। तो उन्होंने कानून के मामलों में भी जनता की राय को इम्पोर्टेंट माना है। इसके बाद बात आती है सपोर्टर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण का समर्थन। राजा राम मोहन रॉय जी ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का समर्थन किया था। उनका कहना था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका संबंधी कार्यों का पृथक्करण किया जाना चाहिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में पृथक रूप से काम करे, अलग अलग काम करे, क्योंकि उनका मानना था कि देश में शासन का एक अंग है कानून का निर्माण करना और उसका पालन करवाने का काम दूसरे अंग का है। तो वो कहते थे कि अनुभव यह बताता है कि जब भी कभी कानून निर्माताओं ने कानून पालन करवाने का काम किया है तभी समाज को उसका सुख नहीं हुआ।
तो उनका मानना था कि कानून निर्माण का काम और कानूनों को लागू करने का काम अलग अलग हाथों में होना चाहिए। और इसी तरीके से उन्होंने कार्यपालिका और विधानपालिका और न्यायपालिका तीनों ही अंगों के अलग अलग कार्यों की बात की है, सेपरेशन की बात की है, उनकी शक्तियों के पृथक्करण का उन्होंने समर्थन किया है। इसके बाद बात आती है सपोर्टर ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार का समर्थन। राजा राम मोहन रॉय संपत्ति के अधिकार के बहुत ही दृढ़ समर्थक थे। उनका मानना था कि जमींदारी व्यवस्था का भी उन्होंने समर्थन किया और उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाना चाहिए जिससे जमींदारों का उनकी संपत्ति पर स्वामित्व समाप्त हो जाए। तो इसलिए वो कहते थे कि जमींदारों को अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति का स्वामित्व रखें। तो इसलिए उन्होंने संपत्ति के अधिकार को कभी भी गलत नहीं बताया, बल्कि वह संपत्ति के अधिकार के बहुत दृढ़ समर्थक थे। इसके बाद बात आती है सेक्युलर व्यूज, धर्मनिरपेक्षतावादी दृष्टिकोण। राजा राम मोहन रॉय जी विश्व के सभी धर्म और संस्कृतियों का आदर करते थे। उनका मानना था कि लोग धार्मिक जो संकीर्णता है उसको त्याग कर, जो धार्मिक नैरो माइंडेडनेस है, रिलीजियस नैरो माइंडेडनेस, उसको त्याग कर एक दूसरे के नज़दीक आए और अपने दृष्टिकोण को भी ब्रॉड बनाए, व्यापक बनाए। तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना इसलिए की थी ताकि लोग अपनी संकीर्ण धार्मिक भावनाओं को त्याग कर ब्रह्म समाज में शामिल हों और सच्चे धर्म का पालन करें, किसी एक धर्म से ना जुड़कर मानवता के धर्म का पालन करें। तो उनका विचार था कि यदि भारत को वास्तव में एक महान राष्ट्र बनना है तो उसे धर्मनिरपेक्षता को अपनाना होगा। तो इसलिए उनकी जो नीति थी धर्मनिरपेक्षता की नीति थी, उसमें उनका गहरा विश्वास था। नेक्स्ट आता है सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक शासन का समर्थक। राजा राम मोहन रॉय जी निरंकुश शासन का विरोध करते थे और लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक शासन का समर्थन करते थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारे पर बल दिया जाता है और उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। तो इसलिए उन्होंने लोकतंत्र का समर्थन किया है और इसी तरीके से उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था को भी उत्तम माना है, क्योंकि उसमें शक्तियों का पृथक्करण किया गया हो, ऐसी संवैधानिक व्यवस्था को उन्होंने उचित माना है। इसके बाद बात आती है ब्रिटिश शासन का प्रशंसक, एडमायरर ऑफ ब्रिटिश रूल। राजा राम मोहन रॉय जी की अगर हम बात करें, ब्रिटिश शासन जैसे ब्रिटिशर्स से संपर्क में आने से पहले उनके विचार ब्रिटिशर्स के प्रति बहुत अच्छे नहीं थे, वो उनके विरोधी थे। लेकिन जब उनका ब्रिटिशर्स के साथ संपर्क हुआ तो उनके विचार उनके प्रति बदल गए थे। तो राजा राम मोहन रॉय जी ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे और उनके बने रहने का भी समर्थन करते थे। उनका कहना था कि भारत को कम से कम 40 और 50 वर्षों तक ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है और इस समय में भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन होंगे और भारत का आधुनिकीकरण भी होगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स के माध्यम से भारत में ये परिवर्तन लाने आसान होंगे और उनका जो ब्रिटिश चरित्र, शिक्षा और न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास था। तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन को, अंग्रेज़ों के शासन को भारत के लिए एक वरदान माना है और उनको वो हमेशा ही अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी शासन के प्रति राजा राम मोहन राय जी का गहरा विश्वास था कि भारत में आधुनिकीकरण इन्हीं की वजह से होगा और इससे भारत की उन्नति होगी। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी विचार, व्यूज रिगार्डिंग इंटरनेशनलिज्म। राजा राम मोहन रॉय जी उच्च कोटि के अंतर्राष्ट्रीयवादी थे और उनका विचार था कि ईश्वर धर्म को ऐसा बना दो कि जो मानव और मानव के बीच के जो आपसी मतभेद हैं और आपसी नफरत है उनको नष्ट करने वाला हो और मानव जाति की एकता और शांति का प्रेरक हो। उनका विचार था कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच में मनुष्यों के
आवागमन और संपर्क को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और इस दृष्टि से वो चाहते थे कि पासपोर्ट प्रणाली को भी ख़त्म करना चाहिए, पासपोर्ट जो सिस्टम है उसको समाप्त कर देना चाहिए। और इन्हीं विचारों के कारण इन्होंने वर्ल्ड जो सिटीजनशिप है उसकी अवधारणा पर भी जोर दिया था, उसके कॉन्सेप्ट पे उन्होंने जोर दिया था कि विश्व नागरिकता की अवधारणा को उन्होंने इम्पोर्टेंट उन पर फोकस किया था। तो उनका जो विश्वास था अंतर्राष्ट्रीयवाद में उनका बहुत गहरा विश्वास था। और इसी तरीके से उन्होंने विश्व संगठन और सार्वभौम धर्म की भी बात की थी, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बात आती है गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी सेवा। रॉय का विचार था कि यदि कंपनी सरकार चाहती है कि भारतवासी सरकार के प्रति निष्ठावान बने तो शिक्षित भारतीय युवाओं को रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर नियुक्त करना पड़ेगा और भारतीयों को उनकी योग्यता के अनुसार रिस्पॉन्सिबल पोस्ट प्राप्त करने का अधिकार देना चाहिए अंग्रेजी सरकार को। और उन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिलाने के लिए रॉय ने बहुत अधिक प्रयास भी किए थे इंग्लैंड में। तो इसलिए इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि शिक्षित भारतीयों को उन्होंने सरकारी सेवा में लगाने के लिए बहुत अधिक मेहनत की थी, बहुत अधिक प्रयास किए थे। तो ये थे रॉय के राजनीतिक विचार, और इनके राजनीतिक विचारों पर किस किस तरह से किन किन थिंकर्स का प्रभाव पड़ा ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।